ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस टॉपिक में हमें करना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले हमने गैल्वेनोमीटर कर लिया था, ठीक है। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, इजी गैल्वेनोमीटर है, वो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिख लिया है सारे का सारा। तो इसमें हमारे पास प्रॉब्लम ये आ गई थी कि यहाँ पर एक टर्म था BH, जो कि BH बहुत ही कम था। तो जिसके कारण हमारे गैल्वेनोमीटर के ऊपर एक कंडीशन लग जाती है कि आप इसको बहुत हाई करंट्स के लिए यूज नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, उसके लिए एक नया गैल्वेनोमीटर बनाया विच वाज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सिंपल होता है, देयर इज अ कॉइल, ठीक है, और उस कॉइल में से करंट पास किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल वही वाला डायग्राम बना लिया जो हमने तकरीबन यहाँ पर ऊपर बनाया था, ये वाला। यहाँ पर देखो, ये जो मेरी कॉइल है, ठीक है ना, ये रही कॉइल यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये कॉइल को एक टॉर्क लग रहा है क्योंकि मैंने इसके अंदर एक करंट पास किया। और ये हो गया मेरे पास नॉर्थ फेज और ये हो गया मेरे पास साउथ फेज, नॉर्थ एंड साउथ। तो बिल्कुल सेम टू सेम जो ये वाली जो मेरे पास सिस्टम है, इसी सिस्टम को उठाकर मैंने नीचे ड्रॉ किया। ये देखो, ठीक है, ये दो मैग्नेट हो गई और यहाँ पर मेरे पास एक कॉइल हो गया। दी ओनली थिंग इज इस कॉइल के साथ में मैंने एक नीडल लगा दिया है विच इज नॉट मैग्नेटिक इन दिस केस। यहाँ पर इसमें कोई मैग्नेटिज्म नहीं है, इसको नहीं कंफ्यूज करना। अब मैंने क्या किया, इसकी वायर में एक करंट को भेजा। जब मैंने यहाँ पर करंट भेजा तो ऑब्वियसली करंट कैरिंग लूप जो होती है उसको टॉर्क लगता है। तो मैं यहाँ पर लिखना शुरू करता हूँ, इन दिस गैल्वेनोमीटर a coil is placed which is produced with the help of permanent magnets, ठीक है ना। तो हमने परमानेंट मैग्नेट लगाकर एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया, उसके अंदर हमने एक कॉइल रख दी। सो व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू द कॉइल, when the current is passed through the coil, it experiences a torque, that is, तो इसको एक टॉर्क लगेगा। और टॉर्क क्या लगेगा वो हम पहले ड्राइव कर चुके हैं ऊपर, m क्रॉस b। तो टॉर्क हो गया हमारे पास m क्रॉस b। तो m क्रॉस b जो मेरे पास टॉर्क है, इसको हमने यहाँ पर हमें हमारी कॉइल को लगेगा। तो ये दिस कॉइल विल स्टार्ट रोटेटिंग। लेकिन अब इस कॉइल को रोटेशन से हमें रोकना है। तो रोकने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इसके बिल्कुल सेंटर पे मैंने एक स्पाइरल स्प्रिंग लगा दिया, ऐसे। तो ये हो गया एक स्पाइरल स्प्रिंग। तो अब ये जो स्पाइरल स्प्रिंग है, ये इसको रोटेट नहीं होने देगा। अगर वो रोटेशन आएगी तो स्प्रिंग वहां पर जाएगा। ये खिलौनों में कभी बचपन में तुमने देखा होगा, जब खिलौने टूटते हैं जिसमें चाबी भरते हैं, तो उसमें स्पाइरल स्प्रिंग होता है, ठीक है। तो ये वही वाला स्प्रिंग है, मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। तो जब मैंने करंट यहाँ से पास किया तो ये आ गया, तो टॉर्क लग गया। तो इसको रोकने के लिए द रीस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पाइरल स्प्रिंग। स्प्रिंग लगाया हुआ है और स्प्रिंग से हमें एक टॉर्क मिल गया। और ये कितना टॉर्क मिल गया हमारे पास, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि दिस टॉर्क इज रिटन एज के थीटा। तो बच्चे याद रखना, जैसे के एक्स नहीं होता, हमारे पास फोर्स होती है स्प्रिंग की। एग्जाम्पल के तौर पे स्प्रिंग फोर्स जो है,
स्प्रिंग की रीस्टोरिंग फोर्स इज गिवन बाय के एक्स। सिमिलरली जो एंगल की टर्म्स में होता है तो फोर्स को हम लिखते हैं टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वो हो गया के थीटा। तो मेरे पास यहाँ पर मैंने बना दिया के थीटा, ये बन गया और ये बन गया। अब इन दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया बिकॉज एट इक्विलिब्रियम बोथ विल बी इक्वल। शुड बी इक्वल टू के थीटा। और यहां से मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा। देखो एम मैग्नेटिक मोमेंट उसका है, तो मैग्नेटिक मोमेंट को तो एम में लिख लो। मैग्नेटिक फील्ड पी, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल एन आई ए। यस, मैग्नेटिक मोमेंट को आप कन्वर्ट कर लो एन आई ए, यहां पर लिख देते हैं पी, और यहां पर आएगा साइन थीटा भी लिख लो साथ में, ठीक है। और साइन थीटा और के थीटा इन दोनों में फर्क होगा। नहीं, ये दोनों थीटा तो सेम हो सकते हैं। नहीं, ठीक है, तो ये थीटा अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं साइन थीटा नहीं लिख रहा हूँ, दिस हैज टू बी, दिस हैज बीन टेकन एज 90 डिग्री, ठीक है। तो ये मैक्सिमम टॉर्क हो गया जो इसको लग रहा था। तो ये आ गया आपके पास एन आई ए बी इंटू के थीटा। यहाँ से मैंने करंट फाइंड किया और ये करंट बन गया के डिवाइडेड बाय एन ए बी इंटू थीटा। तो दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारी जो कंडीशन है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं के जी, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ये बन गया के जी, where kg is known as गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इसको हमने गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, क्योंकि इसकी सारी की सारी वैल्यूज जो हैं, सारी की सारी जो टर्म्स हैं, वो आपके गैल्वेनोमीटर पे डिपेंड करेंगी कि भाई आपने कितनी वायर ली। आपने अब देखो कि के जो है, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो स्प्रिंग कौन सा चूज किया तो उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, गैल्वेनोमीटर की कंपनी वालों ने बना के रख दिया, हमें कुछ पता नहीं। एन नंबर ऑफ टर्न्स, जितना उसने बना के रख दिया, हम क्या करें। एरिया ऑफ द कॉइल, भाई जितना गैल्वेनोमीटर का एरिया था। और परमानेंट मैग्नेट भी आपने जो यूज की थी वो यूज की थी, तो एक सर्टेन अमाउंट है इनकी, तो दीज ऑल थिंग्स आर कांस्टेंट। तो इसको हमने बोल दिया केजी, विच इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो यहाँ से मेरे पास करंट को फाइंड करने का तरीका मेरे पास बन गया। तो जितना मैंने करंट यहाँ पर पेश किया, इसमें डाला, इसमें उतनी ही मेरे पास वेरिएशन मिल गई। और वेरिएशन मिलने के बाद मैंने यहाँ पर इसको ये कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये थीटा 90 डिग्री चला गया, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हमारा ऊपर ये डिस्कशन हुआ होगा, लेट मी सी। नहीं, यहाँ पर ये नहीं आया। हम यहाँ पर थोड़ा सा स्किप कर गए कि यहाँ पर जो मेरे पास ये फार्मूला होता है ना, ये साइन फाई, तो फाई इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी। तो ये यहाँ पर आता ही आता है। और हमने यहाँ पर बताया था कि ये जो थीटा है ये 90 डिग्री हो गया, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। बट यहाँ पर मैंने बोला था कि इट वेरीज, दिस एंगल इज नॉट 90 डिग्री एवरी टाइम। बट एक तरीका होता है जिससे हम ये वाले को भी 90 डिग्री कर देते हैं ऑल द टाइम एंड एवरी टाइम। अब देखो ध्यान रखना, ये वाला फाई किसके किसके बीच में है, ये वाला एंगल है आर वेक्टर ये रहा और एफ वेक्टर ये रहा। तो यहाँ वाले केस में 90 डिग्री, लेकिन यहाँ वाले केस में ये 90 डिग्री नहीं है। बच्चे समझ में आ रहा है? ये दोनों में देखो आप, यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है लेकिन यहाँ 90 डिग्री है। तो ये जो फाई है इसके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं लगती, लेकिन अब मैं एक ऐसी चीज लगाने वाला हूँ जिससे ये कंडीशन लग जाती है। अब वो कैसे लगती है उस चीज को हम ध्यान से देखेंगे। अगर मैं इस मैग्नेट को थोड़ा गोल कर दूं, इस मैग्नेट को बिल्कुल ऐसे स्क्वायर ना रखने की बजाय गुलाई में दे दूं, लेट अस से मैं इसको गोल कर देता हूं।
जैसे ये मेरे पास मैग्नेट बन गया देखो, तो अब इसको क्लोज कर दो ऊपर से। लेटर से ये बन गई, ठीक है ना। ये देखो बच्चों, अगर मैं मेरी मैग्नेट को ऐसे गुलाई दे दूं तो क्या होता है, मेरे पास जो ये फाई एंगल है ये ऑलवेज 90 डिग्री हो जाता है। तो ऐसे केस में जहां पर आपके पास सर्कुलर मैग्नेट है, वहां पर आपका जो टॉर्क होता है वो हमेशा ही ये होगा, और यहाँ पर आपका जो फाई है इट इज ऑलवेज टेकन एज 90 डिग्री। तो साइन फाई इज इक्वल टू 1 बिकॉज फाई इज 90 डिग्री बिकॉज ऑफ कर्व्ड मैग्नेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये बड़े छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में भी आ जाता है कि इसको आप 90 डिग्री कब लोगे। इसको आप तब लोगे जब आप यहाँ पर राउंड ब्रैकेट, राउंड मैग्नेट यूज करोगे। अगर सर्कुलर मैग्नेट नहीं है तो ये 90 डिग्री नहीं होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर देखो, जब पहले ड्राइव किया था तो एट दैट टाइम वी हैव नॉट टेकन इट 90 डिग्री। यहाँ पर मैंने लिखा है कि इट इज नॉट 90 डिग्री। इसमें भी यहाँ पर मैं एक चीज पॉइंट लिख देता हूँ, फाई इज 90 डिग्री ऑलवेज फॉर कर्व्ड मैग्नेट्स ओनली। ठीक है, तो अब ये क्यों होता है और कैसे होता है इसको मैं आपको बताता हूँ। अब देखो यहाँ तक तो हो गया, तो पहले मैं यहाँ पर एक इस टॉपिक को हम क्लोज कर लें जो गैल्वेनोमीटर का टॉपिक है। वैसे तो हो ही गया है, बस ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर का टॉपिक हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है बच्चे। इसके बाद हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एम्पियर मीटर एंड वोल्ट मीटर, वो हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो हमें यहाँ इस चैप्टर में अब करने की जरूरत नहीं है। चलो, तो कमिंग टू अवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज कर्व्ड मैग्नेट्स, ठीक है ना। अब कर्व्ड मैग्नेट्स क्या क्या फिलॉसफी है ये देखेंगे। तो बनाना तो मैं वही टॉर्क ही चाहता हूँ, तो लेटर से हिस्ट्री को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। देखते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक मैग्नेट ऐसा, ये देखो बच्चे, ठीक है ना। तो अब इसमें ये भी मैंने हटा दिया, ठीक। अब देखो, अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करता हूँ और इसमें मैं कॉयल को एक एंगल देता हूँ, पॉइंट, अब मैंने इस कॉयल को थोड़ा लेटर से एंगल दे दिया, लेटर से ये हो गया। अब एक तो पॉइंट था ये, एक पॉइंट है ये। अब यहाँ पर देखो, अब अगर मैं इस पॉइंट का नाम रखता हूँ ए और इसका नाम रखता हूँ पी, जब ऊपर चला गया था, ठीक है। तो पहले मैं ए पोजीशन पर देखता हूँ, तो ए पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। ए पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड मेरा नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, टिपिकली ऐसे, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। तो मुझे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो फोर्स विल बी डाउनवर्ड्स। मैंने यहाँ पर राइट हैंड पाम रूल लगा दिया, टाइप 2, तो ये लग गया और ये लग गई इसको फोर्स। अब मैं बी पॉइंट पर लगाने वाला हूँ यही चीज। अब बी पॉइंट पर जब आप मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो इसका बच्चे मैग्नेटिक फील्ड कर्व्ड होता है।
यहां से मैग्नेटिक फील्ड आता है ऐसा करके, ऐसे ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड इसका कर्व्ड होता है। कर्व्ड होने के कारण जब मैं बी पर जाऊंगा तो इसको बिल्कुल पैरेलल मिलेगा। तो बी पर पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा तो इसको जब फोर्स लगेगी तो फोर्स कहाँ लगेगी, इसकी फोर्स भी लग जाएगी ऐसे, ऐसे। और अगर मैं तीसरे नीचे वाले पॉइंट पर देखूंगा तो ऐसे। अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो फोर्स ऐसे लगेगी, यहाँ पर देख रहा हूँ फोर्स ऊपर की तरफ, और यहाँ पर फोर्स ऐसे। तो ये बिल्कुल 100% 90 डिग्री एंगल में ही मूव करता है कर्व्ड मैग्नेट में। तो कर्व्ड मैग्नेट में आप ये कह सकते हो कि इन कर्व्ड मैग्नेट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are always uh, perpendicular to magnetic moment vector. तो magnetic moment vector which is perpendicular to the plane of तो कॉइल के 90 डिग्री ऊपर जाएगा। तो ये आपके सामने डायग्राम बन गया। तो इस केस में मेरे पास जो टॉर्क लगता है वो क्या लगेगा, यहाँ पर लिखूंगा मैं m क्रॉस b, इसको मैं लिखा m को लिखा NIA इंटू बी इंटू साइन फाइव। तो इन केस ऑफ कर्व्ड तो ये बन जाता है NIAB। बच्चे कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, एनी प्रॉब्लम किडीज? हाँ भाई हर्ष, एक मिनट सर। चेक करो। ओके सर। ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो 90 डिग्री बनाने का पर्पज ये है, आ कर्व करने का पर्पज ये है कि कर्व करता तो इनू हमेशा 90 डिग्री लगूगा। तो अपने को हमेशा ही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क इज देयर, ठीक है ना, विच इज टॉर्क मैक्स। दूजा गैल्वेनोमीटर भी समझ लग गया होना है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ये भी लग गया, curved magnets भी, ठीक है ना। So with this we have completed our topic which was torque on loop and galvanometer। तो अब आप अपनी पूरी की पूरी DPP यहाँ पर कर सकते हो जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। DPP 2 वैसे मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप लोगों ने किसी जगह किया हो तो किया हो। तो चलो जी आप आज हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नाउ टुडेज टॉपिक इज मूविंग चार्ज। सर एक मिनट उत्ते करियो। गलती ना स्क्रीन ही कैंसिल होगी। हाँ भाई एंड ते जमा कर्व्ड मैग्नेट वाला। कर्व्ड मैग्नेट वाला, अच्छा हाँ जेड़ा हुने लास्ट ही। हाँ लास्ट जी हाँ पार्ट। जी।
ठीक है सर। डन। Now we are going to another topic which is moving charge in magnetic field. ठीक है। चलो, तो मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चे अभी तक तो हमें ये पता चल गया कि करंट कैरिंग कॉयल, करंट कैरिंग वायर, कुछ भी हो जाए, किसी में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। दूसरी चीज हमने ये चीज पता कर ली कि अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं किसी और मैग्नेटिक फील्ड के साथ में इंटरेक्ट करवा रहा हूं तो अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेस क्रिएट हो जाती हैं। वो अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। और वहीं से हमने फाइंड कर लिया कि हमारी लूप में क्या क्या चेंजेस हो रही हैं, क्या क्या आ रहा है। लेकिन अभी तक हमने चार्ज के बारे में पता नहीं किया था। तो सबसे पहले जो हमारे पास करंट है, ठीक है, तो वो अब मूविंग चार्ज के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जरा इसमें एक चीज देख लेने को मुझे। ओके, सो देयर इज अ फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। अब यहां से देखते हैं। तो यहां से सबसे पहले तो मेरे पास जो करंट एलिमेंट है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, ठीक है। अब देखो, मुझे ये पता चल गया कि मेरे पास अगर एक वायर है and there is certain current flowing through it, so there will be a force on it. Now what will be the force? Force dF is given by ideal cross B vector, ideal cross B vector, ठीक है। तो अब मैं इसी चीज को यहाँ पे लिखता हूँ। हैंड राइटिंग पता नहीं क्यों आज में ठीक नहीं आ रही है। चलो, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर यहाँ पर मैं लिखूंगा वी नो द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर is given by क्रॉस बी। अब मैं यहां से फाइंड करना चाहता हूं कि क्यू के ऊपर भी कुछ चीज लग सकती है कि भी कितनी फोर्स लगेगी एक चार्ज के ऊपर। तो वो मैं यहां से करूंगा। तो यहां पर हम लिखेंगे टी एफ। अब आई को मैं लिख सकता हूं डी क्यू बाई डी टी। डी एल क्रॉस बी। यहां पर मैंने लिखा डी क्यू, डी टी को ले गया मैं इधर। ये मेरे पास फार्मूला बन गया। अब इसको मैं डी क्यू लिख लेता हूँ क्योंकि ये छोटा क्यू हो गया। तो ये बन गया मेरे पास वेलोसिटी क्रॉस पी। यहां से मैंने फार्मूला निकाल लिया। मैं इंटीग्रेट करता हूँ और मैं बोल देता हूँ कि क्यू इज कांस्टेंट। तो ये बन जाएगा क्यू so this is the formula that I apply on force on अगर मुझे चार्ज के ऊपर फोर्स लेनी है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा हो क्या रहा है कि मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। इसके ऊपर मेरे पास फोर्स लगी तो मैंने इसमें बस सिर्फ सिंपल बात ये क्या कर दिया, यहाँ पर जाकर मैंने डी क्यू बाई डी टी पुट किया। तो आई फाउंड दैट द फोर्स ऑन अ चार्ज शुड बी गिवन बाय दिस। So there will be a force
ऑन अ मूविंग चार्ज। तो अब मैं इसके कुछ स्पेशल केसेस कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर एक पॉइंट वर्थ बताया तो डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसमें क्या चीज आएगी, बिल्कुल करंट की तरह ही आएगा, सेम टू सेम आएगा। तो यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ राइट हैंड पाम रूल। कौन सा टाइप, टाइप 2 ही, सेम एज दैट ऑफ in the case of current carrying conductor। तो जो पहले मैंने यूज किया था वही चीज ही मैं यहाँ पर यूज करूंगा और चीज आएगा। तो करंट को हम पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन समझते हैं, ठीक है ना। तो करंट क्या है, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज ही मैं यूज करूंगा। तो रिवीजन के लिए मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ velocity of positive charge, fingers in the direction of magnetic field, ठीक है, एंड palm। तो palm क्या आ जाएगा आपके पास, फोर्स। तो अगर मैं किसी चार्ज की बात करूंगा तो फोर्स ऑन चार्ज होगा। अगर मैं करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करता हूं तो सेम ही हमारे पास टाइप 2 राइट हैंड पाम रूल वहां पे लगेगा और वहां पर क्या हो जाएगा, द फोर्स ऑन दी कंडक्टर हो जाएगा, सिंपल। तो अब इसके स्पेशल केसेस, तो ये हो गया आपके पास वेक्टर फॉर्म। इसी का अगर मैं स्केलर फॉर्म लिखता हूं तो क्या आएगा, QEB sin theta, where theta is, अब यहाँ पे पता ही है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर में जो आपके पास एंगल है उसको हमें देखना होगा। चलो जी, तो अब हम इसके करते हैं स्पेशल केसेस। सबसे पहला स्पेशल केस, वेलोसिटी इज इक्वल टू, if the velocity of charge is 0, okay, that is the charge is at rest, that is the charge is at rest, no magnetic force will be experienced, no magnetic force will be experienced। इससे ज्यादा और कुछ नहीं, कि अगर मेरे पास एक चार्ज है जो रुका हुआ है, स्टैटिक चार्ज है, तो उसके ऊपर कोई फोर्सेस नहीं लगती। तो यहाँ पर लिख दिया नो मैग्नेटिक फोर्स अब क्यों होगा ऐसा, वो मैं आपको बता ही चुका हूं, क्योंकि यहाँ पर फोर्स जो होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि फोर्स इज द रिजल्ट ऑफ इंटरमिंगलिंग ऑफ मोर देन वन मैग्नेटिक फील्ड। दो मैग्नेटिक फील्ड है, उनका इंटरेक्शन होगा तो ही होगा। लेकिन अगर मेरे पास रुका हुआ चार्ज है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है और मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसकी और मेरे वाले जो फील्ड है, इन दोनों फील्ड का कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। दिस टू आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, तो उनकी ना तो अट्रैक्शन होगी ना रिपल्शन होगी। So no magnetic force will be experienced by static charge।
अब हम चलते हैं एंगल्स की तरफ। नंबर 2 ना मैक्सिमम फोर्स की बात करते हैं। अगर थीटा 90 डिग्री है, if the angle between velocity vector (90°) maximum force will be applied। ठीक है, इस केस को हम आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं तीसरा केस लेता हूँ। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। In such a case force will be equal to 0। मतलब if is moving parallel or anti-parallel, the force will be, कितनी फोर्स लगेगी भाई? 0 फोर्स लगेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास साइन 0 0 होता है, साइन 180 0 होता है। मतलब अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है और अगर चार्ज भी उसी तरफ जा रहा है तो उसको कोई फोर्स नहीं लगेगी। अगर उसके एंटी पैरेलल जा रहा है इवन देन उसको कोई फोर्स नहीं लगेगी। उसकी लाइन चेंज होनी चाहिए, एंगल 0 या 180 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो चलो यहां तक हमारे स्पेशल केसेस हो गए। ठीक है जी, ओके। तो इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आएगा, दैट इज देखो बच्चे, अब 90 डिग्री वाला जो केस है, जो मैंने यहाँ पर केस 2 मैंने आपको बताया था, उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस दोनों केसेस में क्या होगा, वेक्टर जो है, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दे आर एट 90 डिग्री। हाँ भाई, इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है? आर यू पीपल विद मी प्रेजेंटली और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, कोई प्रॉब्लम बच्चे अभी तक कुछ भी आई हो? नहीं जी। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है इस एरिया में, ठीक है। और दूसरे एरिया से यहाँ से एक चार्ज एंटर कर रहा है, और ये चार्ज कहाँ से एंटर हुआ? लेट अस से यहाँ से एंटर होता है, ऐसा। ये चार्ज यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है और वेलोसिटी इसकी v है, इससे ये यहाँ पर एंटर होता है इसके अंदर। सो नाउ व्हाट विल हैपन, अब हम इसको देखेंगे, ठीक है ना। तो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड will be given by F is equal to या पहले वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं हम, Q is equal to V क्रॉस B। तो वेलोसिटी वेक्टर आपके सामने है, B वेक्टर आपके सामने है। मैंने एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया, जिस पॉइंट पे ये एंटर किया, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज A। इस पॉइंट को मैं A बोल रहा हूँ बच्चे। तो अब राइट हैंड पाम रूल आपने लगाना है, टाइप 2, मैं पहले से बता रहा हूँ।
and now you are supposed to find the direction of the force on the charge. हाँ भाई फाइंड करो और मुझे बताओ कि कौन सी डायरेक्शन में फोर्स आएगी। बोलो भाई। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपनी उंगलियां करेंगे और थंब किधर जाएगा, आपके पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में। तो फोर्स किधर लगेगी, बोलो भाई। आउटवर्ड सर। आउटवर्ड नहीं, अपवर्ड। हाँ जी अपवर्ड है। अपवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो यहाँ पर अभी जो आपको इसको फोर्स लगने वाली है, दैट फोर्स विल बी अपवर्ड्स, ऐसे। तो ये वाला इसको फोर्स लगेगा, जिसको फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ गई कि जैसे भी अभी ये फोर्स लगी, इसको आगे लेकर जाएंगे। अब ये यहां पर, ठीक है ना, तो अब क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो मेरे पास वेक्टर है, जो फोर्स वेक्टर है, दिस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू वी एंड बी। इन दोनों के ये परपेंडिकुलर आएगा क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ, बिकॉज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट फोर्स वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। तो फोर्स मेरा हमेशा परपेंडिकुलर है। तो फोर्स अगर आपका वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो उसका क्या मतलब बनता है, रिजल्टिंग इन as a result the motion will become perfectly circular। तो परफेक्टली सर्कुलर मोशन बन जाएगा उनका, ठीक है। और सर्कुलर मोशन बना तो यहाँ पर मेरे पास एक सर्कल बन गया, और ये सर्कल बना देते हैं हम ऐसे। परफेक्ट सर्कुलर मोशन बन गई हमारे पास, ठीक। और अगर ये सर्कुलर मोशन आपकी बन रही है तो यहाँ पर तो ये सर्कल नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं लग रहा, मैग्नेटिक फोर्स लग ही नहीं रही। तो इट विल बी ए सेमी सर्कल। सेमी सर्कल जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड के एरिया के अंदर रहेगा उसको हमेशा फोर्स लगती रहेगी, विच विल बी परपेंडिकुलर। यहाँ पर है तो इसको फोर्स ऐसे लगा, तो द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी वेक्टर। जो भी आपका वेलोसिटी वेक्टर है हमेशा ही उसके परपेंडिकुलर आ रहा है। तो अगर हमेशा ही उसके परपेंडिकुलर होगा तो ये सर्कुलर मोशन के अंदर घूमता रहेगा और यहाँ से फिर इसका आउटपुट हो जाएगा और यहाँ से चार्ज चला गया बाहर। ना वंस इट इज आउटसाइड, तो अब ये बिल्कुल भी सर्कुलर मोशन में नहीं जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन मूव करेगा और स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए आगे चला जाएगा। सो दिस विल बी दी trajectory of the charge if it enters into a magnetic field region which is like this। बच्चे यहां तक बात क्लियर है, कोई डाउट है किसी को? हाँ भाई। नो सर। नो सर, ओके जी। चलो, तो ये हो गया मेरे पास पहली चीज। अब मैं इस चीज को और डिटेल में देखूंगा। अब मैं फिर से ये डायग्राम पूरे का पूरा बनाने वाला हूँ। अब लेटर से मेरे पास एक रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का, लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पर मेरा एक चार्ज है जिसको एक सर्टेन मैंने वेलोसिटी दी थी, तो इट इज रोटेटिंग इन ए सर्कल। तो इट इज रोटेटिंग इन दिस सर्कल, इस सर्कल में रोटेट कर रहा है, ठीक है। और ऐसे करके जाएगा चार्ज Q and it is moving with the velocity v। this is the center of the circle। अब मैग्नेटिक फील्ड मेरा कहां पर है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू दी बोर्ड है, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना क्या है, इसका रेडियस फाइंड करना है।
रेडियस फाइंड करना है. सो नाउ हाउ विल वी डू इट? नाउ इन सर्कुलर मोशन, ठीक है, आउटवर्ड फोर्स should be equal to इनवर्स. तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा? सेंट्रीफ्यूगल, तो मैंने कंपेयर कर दिया किसके साथ? मैग्नेटिक फोर्स के साथ, QVP. अब थीटा नहीं लिया मैंने, अगर मैं साइन थीटा यहाँ पे लिखता हूँ तो थीटा तो मैंने पहले से 90 डिग्री की कंडीशन लगा रखी है, तभी ये वाला सर्कल बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं. तो थीटा 90 डिग्री, तो ये हो गया मेरे पास mv² इज इक्वल टू QVP साइन थीटा, वो हो गया. ठीक है, अब यहाँ से वेलोसिटी कैंसल. फ्रॉम हियर आई वांट टू फाइंड द रेडियस. सो रेडियस मेरा काम किसके बराबर आएगा? mv/qb. So this is the radius in which it will turn. Radius of the circle. बच्चे कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ये हमेशा एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल बनेगा. वेरिएबल वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड कांस्टेंट स्पीड. वेरिएबल वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट हो रहा है, और इसकी एक सर्टेन एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन गिवन बाय v²/r. ठीक है, सो दैट विल बी द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो वो आप निकाल ही सकते हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r. तो इसके आगे चलते हैं. सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज ये वाला यहाँ पर हो गया, टाइम पीरियड. टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन. ऑब्वियसली अब ये टाइम पीरियड कैसे फाइंड होगा? 2πr/v. 2πr/v, तो ये आ गया 2 × पाई mv/qb. v से v कट गया, तो ये आ गया 2πm/. सो टाइम पीरियड केम आउट टू बी इक्वल टू 2πm/qb. तो आप देख सकते हो का जो फॉर्मूला टाइम पीरियड का आया है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी. ये टाइम पीरियड हो गया विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी का इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. इंडिपेंडेंट ऑफ, क्यों? because when velocity is higher, the radius of circle will be bigger. तो सर्कल का रेडियस बड़ा हो गया. बड़े सर्कल के रेडियस को, उसमें बड़ा डिस्टेंस है, बड़ी वेलोसिटी पे डिवाइड कर दोगे तो टाइम पीरियड आपका क्या आएगा? सेम आएगा. तो हेंस टाइम पीरियड के ऊपर कोई भी वेरिएशन क्रिएट नहीं होती. तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज. इस बात को आपने याद रखना है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ये. नेक्स्ट पार्ट इज फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t qv/2πm. लेकिन मास ऑफ द चार्ज के ऊपर ये सारा कुछ डिपेंड करता है. इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है
इन सब बातों पर ये डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि मास ऑफ द चार्ज इज इन्वॉल्व, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज नॉट इन्वॉल्व, लेकिन बाकी सब चीजें इन्वॉल्व है। इलेक्ट्रॉन का अलग होगा, प्रोटॉन का अलग होगा, सबका अलग। न्यूट्रॉन का नहीं होगा क्योंकि न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई भी फोर्सेस नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, दैट विल बी न्यूट्रल। तो ये हो गया आपके पास फ्रीक्वेंसी तक हो गया। तो यहाँ तक हमने कर लिया है। So this is also called cyclotron frequency, इसको cyclotron frequency भी कहते हैं। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होता है विच इज यूज टू एक्सेलरेट द चार्जेस एंड इट इज प्रोड्यूस यूज टू प्रोड्यूस द चार्जेस एट वेरी हाई स्पीड। तो वो चीज़ हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे आगे, अभी तो नहीं कर पाएंगे आज। अभी टाइम कितना हो गया? 3:25, जस्ट 5 मिनट्स लेफ्ट। तो बाकी चीज़ें तो हम नहीं कर पाएंगे आज। तो चलो, तो आज का टॉपिक हम यहीं पे क्लोज करेंगे बच्चे, और थोड़ा सा ये वाला टॉपिक अभी बचा है, दैट विल बी कंप्लीटेड इन योर नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास में आपका एक टॉपिक हो जाएगा साइक्लोट्रॉन। तो उसके अलावा आपका कोई भी पार्ट नहीं बचा। तो देयर विल बी वन मोर थ्योरेटिकल थ्योरी क्लास, तो मंडे हो गया, ट्यूसडे। सो आप अपनी डीपीपी स्टार्ट कर लो, डीपीपी 2 और डीपीपी 3, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो वी कैन हैव टेस्ट बाय फ्राइडे, ठीक है। तो फ्राइडे तक आपका टेस्ट हो जाएगा और ये चैप्टर रेडी। बच्चे किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। यहाँ तक तो एवरीथिंग इज ओवर। नाउ साइक्लोट्रॉन इज लेफ्ट, और 2-4 चीजें जो बाकी बची हैं वो हम नेक्स्ट में करेंगे। और अगर नहीं है कोई डाउट तो बोल दो नो सर। नो सर। नो सर। चलो, तो नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका डिवाइसेस के बारे में, साइक्लोट्रॉन, ठीक है। एक टॉपिक इसका बचेगा। चलो जी, ऑल द बेस्ट, बाय। हेलो।